सोचिए जरा, एक ऐसा संगठन जो कुछ ही सालों में पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा सैनिक मार देता है, दर्जनों चीनी नागरिक, और वो खरबों डॉलर वाला जो सीपेक प्रोजेक्ट है जी। उस पर बार बार हमले। हाँ, बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर जाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत यूएनएससी कि भाई इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो। और वहाँ क्या होता है? जवाब मिलता है, नहीं जी, सबूत काफी नहीं है ना? चौंकाने वाली बात। बिल्कुल चौंकाने वाली। और यही कहानी है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और इसकी एक खास विंग मजीद ब्रिगेड की। हाँ, तो आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कैसे एक लोकल सा लगने वाला संघर्ष इतनी बड़ी जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया। हाँ, और कैसे पाकिस्तान चीन की सारी उम्मीदें धरी रह गईं यूएनएससी में। ये सिर्फ आतंकवाद की कहानी नहीं है, ये कहीं ज्यादा उलझी हुई है। तो चलिए खोलते हैं इस पूरी गुत्थी को परत दर परत। शुरुआत तो बलूचिस्तान से ही करनी पड़ेगी, है ना? जी, की दशकों पुरानी है। मतलब अलग बलूचिस्तान की मांग तो शायद 1948 के आसपास से ही कभी ना कभी उठती रही है। अच्छा। लेकिन मामला ज्यादा गरमाया 2000 के बाद, खास तौर पर जब ये चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक शुरू हुआ। अरबों डॉलर का चीनी निवेश आया, ग्वादर पोर्ट बना, सड़कें बनी, पर जमीन पर जो बलोच आबादी है उसके एक बड़े हिस्से को लगा कि ये सब हमारे लिए नहीं हो रहा। उनको लगा कि ये बाहर से थोपा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कि हमारी मर्जी के बिना हमारी जमीन, हमारे रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं और हमें इस सबसे मतलब बाहर रखा गया है, कोई फायदा नहीं मिल रहा। और इसी माहौल का फायदा उठाया, या कहें कि इसी माहौल में ज्यादा एक्टिव हुई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA। हाँ, BLA एक हथियारबंद गुट है, अलगाववादी गुट। बलूचिस्तान की आज़ादी इनका मकसद है। थे तो ये पहले भी सक्रिय, लेकिन सीपैक के बाद इनके हमलों का स्केल और निशाना दोनों बदल गए। और इनकी जो खास शाखा है मजीद ब्रिगेड, हाँ। उसका जिक्र बहुत आता है। हाँ, मजीद ब्रिगेड ये अपने फिदाइन हमलों के लिए कुख्यात है, मतलब आत्मघाती हमले। अच्छा, ये आत्मघाती हमले करते हैं? जी, इन्होंने कई बड़े हमले किए हैं। जैसे 2018 में कराची में चीनी कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था, याद होगा शायद। हाँ हाँ, याद है। फिर 2021 में दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, वहां चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे उसमें। और 2022-23 में तो जैसे सीपैक से जुड़े ठिकानों पर, लोगों पर हमलों की लाइन से लग गई। इन सब के पीछे अक्सर मजीद ब्रिगेड का ही नाम आता है। और इन हमलों का असर, आंकड़े तो खैर डराने वाले हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो स्थिति बिगड़ती ही चली गई। जी, चीनी नागरिक जो मारे गए वो अलग हैं। किसी भी देश के लिए ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। यकीनन। और इसका सीधा असर पड़ रहा था पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर। देखिए, चीन ने सीपेक में $60 अरब से ज्यादा लगाए हैं। हाँ, बहुत बड़ा निवेश है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये चीन के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो बड़ा सपना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, ग्वादर पोर्ट से सीधा अरब सागर तक पहुंच। हाँ, तो अपने नागरिकों पर, अपने इतने बड़े निवेश पर लगातार हमले, ये बीजिंग के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। और पाकिस्तान पर तो डबल प्रेशर था। एक तो अपने जवानों को खोने का दुख, ऊपर से चीन का दबाव, और दुनिया में साख का सवाल भी कि क्या आप विदेशियों को सुरक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल सही। इसी प्रेशर में दोनों देशों ने मिलकर फैसला किया कि अब सिर्फ अपने लेवल पे एक्शन काफी नहीं है। BLA को अगर रोकना है तो इसे इंटरनेशनल लेवल पर टेररिस्ट घोषित करवाना पड़ेगा। और सबसे पावरफुल तरीका है UNSC, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी। ये 1267 कमेटी लिस्टिंग ये इतनी खास क्यों है? क्या होता है इससे? ये बहुत बहुत असरदार कदम होता है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस लिस्ट में आ जाए तो दुनिया के सारे देशों के लिए कुछ चीजें करनी जरूरी हो जाती हैं। जैसे उस संगठन की सारी संपत्ति जहां भी हो फ्रीज करनी पड़ती है, उसे किसी भी तरह की फंडिंग देना, हथियार देना जुर्म बन जाता है, उसके नेताओं सदस्यों के विदेश आने जाने पर रोक लग जाती है, मतलब पूरी दुनिया में उस पर शिकंजा कस जाता है। अच्छा, मतलब वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाते हैं। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं। तो सितंबर 2025 में पाकिस्तान और चीन इसी उम्मीद से गए UNSC। उन्हें लगा होगा कि अब तो काम बन जाएगा। चीन तो खुद P5 मेंबर है, वीटो पावर है। हाँ, और रूस भी अक्सर चीन का साथ देता ही है। और शायद पाकिस्तान को अमेरिका से भी उम्मीद रही होगी, क्योंकि हाल में थोड़े रिश्ते सुधरे थे। हाँ, कागज पर तो केस मजबूत लग रहा था, उन्हें उम्मीद थी। लेकिन देखिए, UNSC की पॉलिटिक्स इतनी सीधी नहीं होती। और यहीं पर कहानी ने लिया यूटर्न।
हुआ क्या आखिर वोटिंग के टाइम? जो उन्होंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तीनों पश्चिमी परमानेंट मेंबर्स ने प्रस्ताव का विरोध कर दिया। तीनों ने? हाँ, तीनों ने। और सिर्फ यही नहीं, काउंसिल के कई नॉन परमानेंट सदस्य भी विरोध में खड़े हो गए। नतीजा, प्रस्ताव गिर गया। गिर गया? लेकिन कारण क्या बताया गया? कुछ तो वजह दी होगी ना? आधिकारिक वजह जो बताई गई वो थी कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड को इस लिस्ट में डालने के लिए जो सबूत चाहिए वो यूएनएससी के तय मानकों के हिसाब से पर्याप्त नहीं थे। पर्याप्त सबूत नहीं थे? हाँ, कहा गया कि जो जानकारी दी गई है वो 1267 कमेटी के फ्रेमवर्क में फिट नहीं बैठती। टेक्निकल ग्राउंड्स एक तरह से। ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती, खासकर अमेरिका के लिहाज से? अमेरिका ने तो अपने नेशनल लॉ के तहत बीएलए को आतंकवादी संगठन माना हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल माना हुआ है। तो फिर यूएनएससी में ये अलग रवैया क्यों? क्या ये वाकई में सिर्फ सबूतों का मामला था या इसके पीछे कुछ और खेल था? यहीं पर, जैसा आपने कहा, असली खेल शुरू होता है जियोपॉलिटिक्स का। देखिए, कहावत है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, परमानेंट होते हैं हित, राष्ट्रीय हित। बिल्कुल। अमेरिका के लिए पाकिस्तान जरूरी है, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, चीन को बैलेंस करने के लिए भी पाकिस्तान की एक भूमिका है। लेकिन लेकिन एक दूसरा पहलू भी है चीन। अमेरिका चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक कॉम्पिटिटर मानता है। और सीपेक को वो चीन के बढ़ते प्रभाव, उसके बीआरआई प्रोजेक्ट के एक अहम हिस्से की तरह देखता है, जो अमेरिकी हितों के लिए अच्छा नहीं है। तो अमेरिका चाहेगा कि सीपेक की रफ्तार धीमी हो या उसमें रुकावटें आएं। तो क्या आप ये कह रही हैं कि बीएलए के हमले, जो सीधा सीपेक और चीन को निशाना बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ही सही अमेरिकी हितों को फायदा पहुंचा रहे थे, और इसीलिए अमेरिका ने सबूतों की कमी का एक तरह से बहाना बनाया? ये तो बहुत संगीन बात है। देखिए, इसे सीधे तौर पर कहना तो मुश्किल है, कोई मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप परिस्थितियों को एनालाइज करें तो इशारा उसी तरफ जाता है। सोचिए ना, बीएलए के हमलों से नुकसान किसे हो रहा है? चीन के निवेश को, चीन के बीआरआई एम्बिशन को, पाकिस्तान चीन के पार्टनरशिप को। सही है। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं अमेरिका के स्ट्रेटेजिक गोल से मेल खाती हैं। ऐसे में यूएनएससी में एक टेक्निकल ग्राउंड पर प्रस्ताव रोक देना, जबकि आप खुद उसे अपने देश में आतंकी मानते हो, ये एक कूटनीतिक चाल ज्यादा लगती है। मतलब ये बीएलए का खुला समर्थन नहीं है, पर खुला समर्थन बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बीएलए को रोकने का जो सबसे कारगर अंतर्राष्ट्रीय तरीका था, उसे नाकाम करना जरूर है। और फ्रांस, ब्रिटेन का रवैया भी शायद इन्हीं बातों से प्रभावित रहा होगा। ये तो जबरदस्त झटका लगा होगा पाकिस्तान और चीन को। इस नाकामी का फौरी असर क्या हुआ? ये सिर्फ झटका नहीं था, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक सेटबैक था उनके लिए। पहला मतलब तो यही है कि अब बीएलए और मजीद ब्रिगेड को कम से कम आने वाले कुछ सालों तक यूएनएससी की ग्लोबल टेरर लिस्ट में डलवाना लगभग नामुमकिन हो गया है। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में या तो आम सहमति चाहिए होती है या कम से कम कोई वीटो ना करे। अब जब P3 देश ही विरोध में है तो ये बहुत मुश्किल है। और जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? क्या असर पड़ेगा? कई असर है। एक तो ये कि बीएलए को विदेशों से जो फंडिंग या मदद मिलने की संभावना है वो बनी रहेगी, क्योंकि कोई व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रतिबंध तो लगे नहीं। दूसरा, और शायद ज्यादा अहम, बीएलए का मोराल जरूर बूस्ट हुआ होगा। उन्हें लगा होगा कि दुनिया की बड़ी ताकतें, खासकर वेस्टर्न पावर्स, उनके खिलाफ एकमत नहीं है। ये उनके लिए एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। हाँ, ये तो है। और तीसरा, पाकिस्तान की जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो अब पाकिस्तान और चीन क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धरे तो बैठेंगे नहीं, उनके पास क्या रास्ते बचे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। अब जाहिर है उनका सारा जोर अपने लेवल पर, डोमेस्टिक लेवल पर मिलिट्री एक्शन तेज करने पर होगा। मतलब बलूचिस्तान में और सख्ती? हाँ, पाकिस्तान की सेना, इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने ऑपरेशंस और इंटेंसिफाई कर सकती हैं। चीन भी पाकिस्तान पर और दबाव डालेगा कि भाई सीपेक की सुरक्षा पक्की करो, हमारे नागरिकों की सुरक्षा पक्की करो। हो सकता है चीन अपने लेवल पर भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स की मांग करे। और अमेरिका, यूरोप, उनका क्या रुख रहेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका शायद पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद दे काउंटर टेररिज्म में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, लेकिन शायद अपनी शर्तों पर। अपनी शर्तें मतलब ऐसी शर्तें जिनसे पाकिस्तान पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़े और चीन का कम हो। ये एक बैलेंसिंग एक्ट चलता रहेगा। यूरोप शायद वही सबूतों वाली लाइन पकड़कर ऊपरी तौर पर न्यूट्रल बना रहे,
लेकिन पर्दे के पीछे वो भी शायद चीन को इस क्षेत्र में उलझा हुआ देखकर ज्यादा परेशान न हो। और सबसे खतरनाक बात, जैसा आपने कहा कि बीएलए के हौसले बढ़ सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है। जब किसी ग्रुप को लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके खिलाफ एक नहीं है, तो वो और डेयरिंग हो सकता है। यूएनएससी में मिली इस सफलता के बाद ये खतरा बढ़ गया है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड आने वाले वक्त में और बड़े हमले करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक तरह से आईना दिखाता है कि इंटरनेशनल स्टेज पर चाहे मुद्दा आतंकवाद का ही क्यों ना हो, हर देश अपने हितों को, अपनी स्ट्रैटेजी को सबसे ऊपर रखता है। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा। अमेरिका शायद पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद दे, काउंटर टेररिज्म में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, लेकिन शायद अपनी शर्तों पर। अपनी शर्तें मतलब ऐसी शर्तें जिनसे पाकिस्तान पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़े और चीन का कम हो। ये एक बैलेंसिंग एक्ट चलता रहेगा। यूरोप शायद वही सबूतों वाली लाइन पकड़कर ऊपरी तौर पर न्यूट्रल बना रहे, लेकिन पर्दे के पीछे वो भी शायद चीन को इस क्षेत्र में उलझा हुआ देखकर ज्यादा परेशान न हो। और सबसे खतरनाक बात, जैसा आपने कहा कि बीएलए के हौसले बढ़ सकते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी चिंता है। जब किसी ग्रुप को लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके खिलाफ एक नहीं है, तो वो और डेयरिंग हो सकता है। यूएनएससी में मिली इस सफलता के बाद ये खतरा बढ़ गया है कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड आने वाले वक्त में और बड़े हमले करने की कोशिश करें। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक तरह से आईना दिखाता है कि इंटरनेशनल स्टेज पर चाहे मुद्दा आतंकवाद का ही क्यों ना हो, हर देश अपने हितों को, अपनी स्ट्रैटेजी को सबसे ऊपर रखता है। बिल्कुल। पाकिस्तान अमेरिका से उम्मीद लगाए बैठा था, चीन को अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन आखिर में जियोपॉलिटिक्स ने सबको अपनी चाल चलने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। बलूचिस्तान का मुद्दा अब सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मसला नहीं रहा, ना ही सिर्फ एक लोकल अलगाववादी आंदोलन। ये जुड़ गया है चीन के खरबों डॉलर के निवेश से, उसकी ग्लोबल पहुंच से, और साथ ही ये अमेरिका और पश्चिम के लिए चीन को साधने की, रीजन में अपना प्रभाव बनाए रखने की बड़ी रणनीति का एक मोहरा बन गया है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल है जिसके तार बीजिंग, वॉशिंगटन, इस्लामाबाद सब जगह फैले हुए हैं। अब सोचने वाली बात यह है, और शायद ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सवाल छोड़ जाता है, कि इस इंटरनेशनल झटके के बाद पाकिस्तान और चीन अपनी स्ट्रेटजी कैसे बदलेंगे? क्या सिर्फ मिलिट्री एक्शन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसमें अब इतने बाहरी एक्टर्स भी शामिल हैं? या उन्हें कोई और रास्ता सोचना होगा? या फिर उन्हें बलूचिस्तान के अंदरूनी मसलों को सुलझाने और इस इंटरनेशनल डायमेंशन को मैनेज करने के लिए कोई नया, शायद ज़्यादा पॉलिटिकल रास्ता अपनाना होगा? इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में इस पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को शक्ल देगा। अगर ये एनालिसिस आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर